डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर कुछ ऐसा बताइए कि इकोनॉमिक्स में 100 से 100 नंबर आ जाए। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक्स में जो एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का नहीं होता है, क्योंकि कुछ मार्क्स प्रैक्टिकल के भी होते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है वो बांटा होता है 80 फॉर थ्योरी एंड 20 फॉर प्रैक्टिकल। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स के लिए पढ़ना होता है, रीड करना होता है, 20 मार्क्स जो है उसके स्कूल के टीचर्स के हाथ में होते हैं। और आपको 20 में से 20 मार्क्स अगर लेना है तो जाहिर सी बात है आपको साल भर आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मैनेजमेंट के साथ, टीचर के साथ आपका क्या रिलेशन रहा है, किस तरीके का रहा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं किस हिसाब से, उस पर डिपेंड करता है। तो 20 नंबर देना स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप बिहेवियर आपका अच्छा है तो आपको 20 में से 20 एक्चुअली मिल जाते हैं। बच्चे नेक्स्ट 80 मार्क्स इसके लिए आपको पढ़ना है। तो बात यह है कि सर ठीक है मुझे 20 नंबर स्कूल से तो मिल जाएंगे, तो आप ये बताइए कि कैसे पढ़े कि 80 में से 80 नंबर आ जाए, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो हाँ, आपके लिए जवाब है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरह से मार्क्स दिया जाता है, सभी चीज़ों का सवाल आपको मिलेगा। और मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जहां आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में 100 में से 100 का पेपर होता है, थ्योरी 100 नंबर के हैं। बिहार बोर्ड में भी 100 नंबर की थ्योरी है, यहां पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। उत्तराखंड बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और कुछ ऐसे और भी बोर्ड है स्टेट बोर्ड में जहां प्रैक्टिकल होते हैं। तो 20 नंबर लेना आपके हाथ में है। बाकी जो है जैसा भी हो, चाहे आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हो, चाहे आपका एग्जाम 80 मार्क्स का हो, तो इसमें से आपको 100% मार्क्स कैसे मिलेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आप तैयार रहिए समझने के लिए। लास्ट तक हर एक बातों को आप थोड़ा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है, नंबर 1, कि हम एग्जाम में कैसे लिखें। क्योंकि मेन बात है कि कैसे लिखें, मैं इसलिए बोल रहा हूं सबसे पहले क्योंकि साल भर आपने ईयर टू ईयर क्या पढ़ा है, जो कॉपी जो चेक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो नहीं देख रहा है। वो केवल यही देखेगा कि आप जो है 3 घंटे में कॉपी में क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और कितना लिख रहे हैं। वो 3 घंटे में आपने जो लिखा उसी चीज को चेक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देगा और आपका मार्क्स ही आपको आगे के फर्दर डिसीजन लेने के लिए देगा। मतलब साफ है, आपको ऐसे लिखना होगा कि सामने वाला आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो पहला पॉइंट होगा कैसे लिखें। लिखें कैसे, ध्यान में रखिएगा। अब इस लिखे कैसे की जवाब को ढूंढना यह है कि जो चेकर होता है, कॉपी चेक करने वाला, वो क्या क्या चेक करता है, वो क्या क्या चेक करता है। क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करने के लिए जाता हूं सीबीएसई बोर्ड में। हालांकि इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग दोनों ही चेक करता हूं। अगर बाकी की कोई आपको हो तो मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट दोनों को, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि मैं जब भी कॉपी खोलता हूं तो बच्चों की कॉपी मैं कैसे चेक करता हूं। उसी हिसाब से आप आइडिया लगाइएगा कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले जब कॉपी ऊपर, सबसे पहले बात तो है कि कॉपी के ऊपर ना ही रोल नंबर होता है, ना ही आपका नेम होता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। वहां पर एक कोड नंबर होता है, उसी कोड नंबर के हिसाब से कॉपी चेक होती है। तो इसका मतलब चेक करने के पता ही नहीं है ये किसकी कॉपी है, चाहे मेल की है या फीमेल की हो, किस ब्रांच एरिया का है, कौन से मंडल का है, कौन से स्कूल का है, कुछ नहीं पता है। हमारे सामने केवल एक कॉपी आती है, इसमें कोड होता है, उसको देख के मार्क्स देने होते हैं। इसका मतलब होता है हमारे सामने कॉपी जब खुलती है हम 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। नंबर 2 होता है आपका हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। और नंबर 3 आता है कंटेंट, कि आपने क्या लिखा है। तो ये 3 बातें एक चेक करने वाला अपने दिमाग में रखता है।
प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब कॉपी खोलेगा, कॉपी खुलते ही आपने जैसा लिखा है वो किस तरीके से लिखा वो सामने आ जाएगा तुरंत। मतलब आपने ऊपर आंसर कैसे लिख रहा है, उत्तर लिख रहे हैं या फिर आंसर नंबर लिख रहे हैं, आपने मार्जिन कितना खींचा है, आपने हेडिंग कैसे डाला है, आपने सब हेडिंग कैसे डाला है, क्योंकि कॉपी खुलते ही सबसे पहले वही सामने आता है। आपने पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है या नहीं किया है, आपने जो है कहीं खचड़ फिचड़ तो नहीं कर रखी है, क्योंकि पहला पेज ही आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट रहे। पहले पेज में ही आपने एक पेज लिखा, फिर आधा जाके काट दिया, फिर आपने इसको ओवरराइट कर दिया, तो इसका मतलब एग्जामिनर किस दिमाग में सही आएगा, ये बच्चा तो कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो आपके कुछ मार्क्स तो पहले पेज को देख के ही कट जाते हैं। तो पहला दूसरा पेज आपका बिल्कुल 100% नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना, एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब आपका पहला पेज ही एग्जाम के माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन डालने वाला होना चाहिए और काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पर डालेंगे, जब कॉपी लिखा जाएगा तो सबसे पहले लिखेंगे, सेक्शन वाइज बटा होता है तो लिखेंगे यहाँ पर सेक्शन ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा मार्जिन, सेक्शन ए डाल के मार्जिन जब लिख लिए तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन ए का आंसर नंबर 1 ये हो गया। अगर ऑप्शन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है तो बी लिखिए और बी में क्या स्टेटमेंट वो लिख देंगे। फिर आपको कम से कम एक लाइन छोड़ देना है, फिर दूसरे लाइन में लगेंगे आंसर नंबर 2, फिर उसका जो सही है वो लिखेंगे उसका स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे हम आंसर नंबर 3। बाई चांस आपको आंसर नंबर 3 नहीं पता है तो यहाँ पर एमसीक्यू तो है, एक लाइन छोड़ देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला पेज इस तरह से बड़ा नीट हो जाता है, यहां पर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जो आता है अटेम्प्ट कीजिए एमसीक्यूज में, जो नहीं आता उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा माने रहा, 3 घंटे में पूरा अटेम्प्ट करना है। तो ये तो रहा प्रेजेंटेशन वाली बात। जो दूसरा पॉइंट होता है जो एग्जामिनर चेक करता है वो होता है हैंड राइटिंग। क्या होता है? हैंड राइटिंग। आपको आपकी हैंड राइटिंग ऐसे रखनी है कि सामने वाला देखे और देख के ही आपकी कॉपी की तरफ वो क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, अरे नहीं इसकी हैंड राइटिंग तो बहुत बढ़िया है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो अच्छी हैंड राइटिंग में भी अगर आपने छोटी मोटी कुछ गलतियां कर रखी हैं तो वो भी आपका पॉजिटिव पॉइंट में आ जाता है, वो उतनी गलतियों को इग्नोर कर देता है। तो मतलब आपने अगर देखिए, अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सजा सजा के लिख रहे हैं। अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब होता है आप जो लिख रहे हैं वो साफ सुथरा लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं उसमें ओवर राइटिंग नहीं है, आप जो लिख रहे हैं उसमें कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं है। तो ये मायने रखता है, ये बहुत ही एग्जामिनर वो चेक कर रहा है। तो हैंड राइटिंग अच्छी है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं वो आता है कंटेंट, कि आप क्या लिख रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा था कैसे लिखें, तो वो तो 2 बातें आ गई। अब क्या लिखे वो क्वेश्चन आ जाता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। खासकर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, इको में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के राम कहानी तो नहीं लिख सकते, आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। तो हम कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट हम 3rd पॉइंट पे पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप पढ़ेंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है। मैंने अभी कहा था अगर राइटिंग सही है, कुछ छोटी मोटी गलतियां आपको इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन आपको कंटेंट भी सही होना चाहिए। कोशिश ये करते हैं कि जो आपको अच्छे से आता है उसको पहले सॉल्व कर ले, ठीक है। अब बात यह है, जब हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स में, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो पहली बात तो है सीबीएसई की बात कर लेते हैं। सीबीएसई में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, वहां पर स्टेट ये ना हो कि वहां पर क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। फिलहाल ये सबके लिए है, थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में क्या लिखा जाए। तो इकोनॉमिक्स में लिखने का तरीका ये होता है, एमसीक्यू अब क्या बहुत आता है कि यहाँ पर जब भी थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे उस लॉन्ग क्वेश्चन को निबंध की तरह ना लिखे।
इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में उसका अर्थ लिखना है, फिर उसकी अगर विशेषताओं के बारे में लिखना है तो उसकी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। उससे से रिलेटेड आपको कम से कम एक चार्ट तैयार करना है, यानी कि एग्जाम्पल में चार्ट अगर तैयार होता है, चार्ट किसी भी तरह का हो सकता है। फिर आपको उससे रिलेटेड एक ग्राफ तो जरूर बनाना है, ग्राफ का मतलब होता है चित्र जरूर तैयार करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो विशेषता लिखना ही है, इसको लिखना है आपको कहाँ, कैसे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक एक लाइन में लिखेंगे। इससे क्या होता है ना, लिखना कम पड़ता है, दिखता ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है मांग क्या है, मांग क्या है, और ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब बात है कि सर मांग क्या है, इसका 3 नंबर में जवाब क्या दे, तो सुनिएगा कैसे जवाब देंगे। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है उत्तर, ठीक है, और यहां पर लिखना है मांग का अर्थ। क्या लिखना है, मांग का अर्थ। आपने 2 लाइन में मांग का अर्थ लिख दिया कि किसी वस्तु की निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं, या फिर खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं, आपने लिख दिया। उसके बाद जैसी मांग हो गया तो मांग की विशेषताओं के बारे में बताइए 2 लाइन में, ठीक हो गया। फिर यहां पर आप देंगे क्या चीज, उदाहरण। क्या देंगे, उदाहरण। उदाहरण में देंगे वस्तु की कीमत यहां पर, और ये होगी मांग की मात्रा, क्वांटिटी, ये लिख दिया। जैसे ही लिख देंगे एक साइड में आप मांग का क्या बना देंगे, चित्र बना देंगे इस तरह से। तो जो चेक करने वाला होता है ना, इतने भी देखिए आपने 2 लाइन यहां यूज किया है, विशेषता लिखा है आपने 1 लाइन में, छोटे छोटे लाइन में, ठीक है। उसके बाद ये आपको वो 3 नंबर बिल्कुल 100% देगा, 100% वो 3 नंबर 4 नंबर जो भी इसका होता है वो देकर जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप किसका यूज़ करेंगे, चित्र का यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे, जहाँ पर फ्लो चार्ट बनता है। जैसे कहीं पर टाइप पूछा गया, किसी में क्या पूछा गया है, टाइप पूछा गया आपसे। अब टाइप कैसे लिखेंगे, जब टाइप पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा गया है क्या चीज़, आपसे पूछा गया है मांग फलन के बारे में, मांग फलन। तो मांग फलन का अर्थ लिख दिया। अर्थ लिखने के बाद मांग फलन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये फ्लो चार्ट होता है कि एक होता है आपका व्यक्तिगत मांग फलन, और दूसरा होता है आपका क्या चीज, बाजार मांग फलन। तो इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट बनता है। तो 2-3 लाइन तो यही घेर लिया। फिर आपको व्यक्तिगत मांग फलन का यहाँ पर एक अर्थ लिख देना है, और यहाँ पर बाजार का मांग फलन अर्थ लिखना है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने इस तरह से आंसर देना शुरू कर दिया ना, साफ सुथरा पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ के साथ, इकोनॉमिक्स में आपको 100% मार्क्स लाने के से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड तो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर क्या हो, किस तरह से हो। तो ये तो मेरा पहला वीडियो है ताकि आप इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं ताकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा एक्चुअली में कॉपी में, एक कॉपी में के मैं बताऊँ, डेमो दे के बताऊँगा कॉपी में एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है। मैं ये भी बताता हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ यानी कि नकुल ढाली के साथ द इकोनॉमिक्स गुरु चैनल पर बने रहना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।